बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मंसूर राजा है। मैं तहसील गुजर खान से मेरा तल्लक है और बरतानिया में आबाद हूँ पिछले 50 साल से। और हम जब बरतानिया गए तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में हम पढ़ते थे, अखबारों में आता था, तो उस वजह से हम लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। और जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने उस टाइम भी हम उनके फॉलोअर थे और जब भी उनकी अखबार में बात आती थी हम बेसिकली उनके बहुत चाहने वालों में से थे। और जब ये सारा ट्रायल चला पाकिस्तान में, ज़िया हक ने चलाया, और जब जिस दिन उनको शहीद किया गया शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 में, तो उस दिन जिस जुलूस की क़यादत मुर्तज़ा भुट्टो ने की, शाहनवाज़ भुट्टो ने की, सनम भुट्टो ने की, और ये लोग थे उधर, जब बहुत बड़ा जुलूस निकाला था हाइड पार्क में, और वहाँ से हमने जुलूस निकाला और सऊदीया एम्बेसी तक हम गए। फिर हमने पटिशन दी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कि भुट्टो साहब के साथ बहुत जुल्म हुआ है और ये लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं। हमने बहुत डेमोन्स्ट्रेशन किए पाकिस्तान एम्बेसी के बाद, क्योंकि उस टाइम हम सारी पीपल्स पार्टी बड़ी मुतहर्रिक थी, यूके पीपल्स पार्टी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने हर वो कोशिश की जिससे भुट्टो साहब की जान की बख्शिश हो, लेकिन ज़िया ने इतना जुल्म किया कि उनको फांसी दे दी, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं ख़त्म होगी। जब तक भुट्टो का नाम ज़िंदा रहेगा ये पार्टी कभी ख़त्म नहीं होगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने पार्टी को चलाया, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। पूरे यूरोप में उन्होंने पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया, सब जगह पर मेंबरशिप की, लोगों को कहा कि मेंबर बनो, पीपल्स पार्टी का साथ दो, ताकि हम पाकिस्तान में जमहूरियत का बोलबाला करें। तो आपके सामने जिस तरह वो 10 अप्रैल 1986 को पाकिस्तान आई, तो एक इतना जमे गफ़ीर लाहौर एयरपोर्ट पर था कि हम सुबह 7 बजे लैंड हुए और दूसरे दिन सुबह हम लाहौर मीनार पाकिस्तान पर पहुँचे। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि इतनी पॉपुलर ये पार्टी है और इंशाल्लाह अभी भी है, और मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारी लीडरशिप है, मोहतरम हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो इंशाल्लाह इस पार्टी को आगे लेकर चलेंगे और भुट्टो साहब का विज़न लेकर चलेंगे। अपनी वालदा का, हमारी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का विज़न लेकर चलेंगे, और इस मुल्क में चेंज आएगी और लोगों की खुशहाली होगी। और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों से ये कहता हूँ कि देखें, मतलब है अभी सारा कुछ आपने देख लिया 70 साल में, हमारे पास एक डायनेमिक लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनको सपोर्ट करें, उनको वोट दें और मेंबरशिप ड्राइव शुरू करें। जब तक मेंबरशिप ड्राइव पूरे यूके में, पूरे यूरोप में नहीं शुरू होगी उस टाइम तक हम पावर में नहीं आ सकते, क्योंकि पार्टी को मजबूती तभी मिलती है। बेनज़ीर साहबा कहती थी कि मेंबरशिप ड्राइव होगी, मेंबर हर तहसील यूनियन काउंसिल लेवल पर बनेंगे तो फिर ये पार्टी मजबूत होगी, अदरवाइज़ हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं वो इसी पर काम कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाए, रूठे हुए लोगों को वापस लाया जाए ताकि पार्टी आगे बढ़ सके। अब ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि मेंबरशिप होनी चाहिए, तो यूरोप में मेंबरशिप हुई है या नहीं हुई? कब से नहीं हुई अगर? देखें जी, मुझे जो पता है ना कि जब 1989 में जब बीबी वहाँ गई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ मेंबरशिप ड्राइव करो और यहाँ इलेक्शन हो। मैं यूके की बात कर रहा हूँ। तो जब हमने मेंबरशिप ड्राइव शुरू की तो हम उस टाइम फ़ीस थी एक मेंबर बनाने की 5 पाउंड रखी थी उन्होंने। तो हमने मेंबरशिप ड्राइव की, मेंबरशिप ड्राइव के बाद इलेक्शन हुए 1989 की मैं बात करूँ, तो 1 मैन 1 वोट की वो वहाँ मेंबरशिप हुई, और 100 बंदा जो है वो एक काउंसलर बनाता था, वो काउंसलर वोट डालता था प्रेसिडेंट के लिए। वो इलेक्शन मैंने खुद लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूके का प्रेसिडेंट 1989 में मुंतखब हुआ। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बीबी का एक विजन था कि पार्टी को मजबूत किस तरह किया जा सकता है। वो इसी तरह किया जा सकता है। वो कहती थी कि जब तक आप मेंबर नहीं बनाएंगे
पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान में भी ओवरसीज़ में भी मेंबरशिप ड्राइव की ज़रूरत है। और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और उसमें जो भी लीडरशिप सामने आए वो सब के लिए काबिल कबूल होगी, क्योंकि वो इलेक्शन जीत कर आए। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इससे ही पार्टी मजबूत होगी। और इंशाल्लाह हमारे चेयर साहब की यही ख्वाहिश है कि वो इस पार्टी में इलेक्शन हों और वो पार्टी को मुतहिद करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। देखें जी, बरतानिया में नामजदगियाँ चेयरमैन साहब ने की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि अभी आप देखें ना कि ओहदेदार कितने हैं और मेंबरशिप कितनी है। हमारी मेंबरशिप का देखें ना, मेंबरशिप फॉर्म होता था हमारे टाइम जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, वहाँ हर बंदा उसको हम कार्ड देते थे, उसको मेंबर बनाते थे और उसके बाद वो आगे बढ़ता था। अभी बात यह है कि जो नामजदगी की है चेयरमैन साहब ने, ठीक किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं तो अभी यही गुजारिश कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर लोग ऐसे हैं, मुतर्रिक हैं, ओवरसीज़ में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हों और वो मेंबरशिप ड्राइव का साथ दें, और देंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। देखें जी, मुझे तो 2010 में मतलब 2010 में मुझे बनाया गया ओवरसीज़ का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर। ये हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे बनाया था। सो मैं तो सच्ची बात है कि कोई ज़्यादा मुदाखलत नहीं करता पार्टी के अंदर ओवरसीज़ में। वहाँ जो अहदेदार हैं वो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं ये अभी भी चाहता हूँ, अभी 3 साल हो गए तकरीबन उनको बने हुए अहदेदार। मैं तो आज भी यही कहूँगा कि मेंबरशिप ड्राइव होनी चाहिए पूरे यूके में, पूरे यूरोप में, क्योंकि यूरोप के भी प्रेसिडेंट हैं, यूके के भी प्रेसिडेंट हैं, और दूसरे मुल्कों के भी प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी एक मुतहर्रिक जमात है और पूरी दुनिया में है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि यही जो अहदेदार बने हैं, यही अगर मेंबरशिप ड्राइव शुरू करें तो मैं उनके साथ तावन करूँगा, उनके साथ काम करूँगा जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मेरी शमूलियत जो है ना जी, वो 1979 से हुई। हम चूँकि लंदन में रहते थे और वहाँ जो एक्टिविटीज़ थी शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के टाइम, क्योंकि जब ये ट्रायल हुआ, शहादत हुई, हम उधर थे। हम भुट्टो के चाहने वाले लोग हैं, हमारे अंदर भुट्टो साहब का हर वक्त वही है, खून ही दौड़ता है पीपल्स पार्टी के अंदर। जितने भी वर्कर हैं पीपल्स पार्टी के, वो जुनून की हद तक पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने कहा ना मुझे कि मैंने कब ज्वाइन की, 79 में हमने काम शुरू किया जब ये जुलूस निकले यहाँ की गवर्नमेंट के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़। उसके बाद इत्तफाकन बीबी साहिबा को जनेजो ने रहा किया यहाँ पाकिस्तान। तो वो जब वो पाकिस्तान से इंग्लैंड गई तो उस टाइम मैं ज़्यादा मुतहर्रिक इसलिए हुआ कि मुझे डॉक्टर ज़फ़र नियाज़ी साहब होते थे, F6 में रहते थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से। तो उसके बाद इतनी वो सच्ची बात है काम करने का इत्तेफाक हुआ, इतनी कुर्बत हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक दोस्त थे, आप जानते होंगे उनको, बशीर रियाज साहब। उन्होंने बहुत ही काम किया पार्टी के लिए और वो उन्होंने भी मेरी बड़ी रहनुमाई की और बीबी के साथ उन्होंने बहुत क्लोज़ काम किया। और इंग्लैंड में इनफैक्ट बशीर रियाज साहब ही थे जो देखते थे कि वर्कर कौन है, तो वर्कर को ही वो नज़दीक देखना चाहते थे बीवी के साथ। लोग तो बहुत हैं जो हर आदमी चाहता था कि मैं बेनज़ीर साहबा से मिलूँ और ये करूँ और वो। लेकिन बात ये है, मुझे बहुत मौका मिला, 2 साल बीबी रहीं 1984 से लेकर 1986 तक। और जिस दिन बेनज़ीर साहबा ने पाकिस्तान जाने का सोचा तो उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई यूके में। तो उसमें सब हफीज़ पीरज़ादा, भुट्टो, मुमताज़ भुट्टो साहब, सारे मतलब फैसल साले याद, जहांगीर बदर, सब लोग वहाँ तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर यहाँ इंग्लैंड आए हैं, तो इनके लिए ना कोई ऐसी जगह का वेन्यू देखो जिधर मैं पाकिस्तान जाने का ऐलान करूँ। तो मैंने मतलब उधर एक हॉल बुक करवाया, तो मैंने इनवाइट किया सब को उधर जो आए हुए थे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर। तो वहाँ जब वो आए तो बीबी ने वहाँ पाकिस्तान जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट टू कोर्ट बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान जा रही हूँ
और मुझे खुशी है कि मेरे हमरा पाकिस्तान मंसूर राजा भी जाएंगे। और यकीन मानिए कि मैं तो खुद हैरान रह गया कि बीबी साहबा ने इस किस्म का ऐलान कर दिया, तो फिर तो मुझे आना ही आना था। खैर हम फिर पाकिस्तान आए 10 अप्रैल को। इस तरह मैंने सच्ची बात है सियासत में मैं आया, वरना हम लोग तो वहाँ आपको पता है मेहनत मजदूरी करने गए थे, अपने आप को इस्टेब्लिश करने गए थे। 1997 से मेरा बिज़नेस है लंदन में। 7 जुलाई 1997 को मैंने लंदन में एक बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल ख़रीदा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसके साथ रेस्टोरेंट भी बना दिया है, और उसके साथ टेक वे भी हैं, काफ़ी कुछ मैंने किया है वहाँ। तो आज चल रहा है, मतलब स्टाफ काम करता है, मेरे बेटे हैं वो काम करते हैं उधर, उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है। देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, और आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर दिया, पाकिस्तान को आइन दिया, बीबी ने ये मतलब मिज़ाइल टेक्नोलॉजी दी। सो मेरा कहने का मकसद है कि पीपल्स पार्टी ने नेशनल लेवल पर बहुत काम किए, और जहाँ तक तल्लक है लोगों का, वो भी लोगों को नौकरियाँ दी, लोगों को रोज़गार दिया, बेज़बान को ज़ुबान दी, वोट का हक़ दिया। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ तो हमेशा अच्छा सलूक नहीं किया गया, सच्ची बात है। मतलब आपके सामने देखें भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, हमारी बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ क्या उन्होंने सलूक, लोगों ने सलूक किया, ये जो जिस तरह भी उनके साथ हुआ। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब हमारे पास चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, और मैं तो पूरी अपनी कौम से कहूँगा कि आप इनको चांस दें और इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाएँ। और मेरी भी कोशिश है कि जो भी गलतियाँ हमसे हुई हैं हम उसकी माफ़ी मांगते हैं, मतलब हम कोई फरिश्ते तो हैं नहीं है पीपल्स पार्टी में, सबसे गलतियाँ हुई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मतलब पाकिस्तान में रहना पसंद किया, पाकिस्तान में मरना पसंद किया, लेकिन वो जला वतन नहीं हुए, उनको ऑफ़र भी हुई, आपके सामने हुई। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िंदा है, क्योंकि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान देकर इस पार्टी को ऐसी जला बख्शी है कि ये क़यामत तक नहीं ख़त्म हो। देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब रहे हैं हमारे इलाके में, राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो उनके पास टाइम ही कहाँ था, 8 महीने थे उनके पास सर। 8 महीने में बंदा क्या कर सकता है? यहाँ 5-5 साल लोग काम करते हैं तो कुछ नहीं कर पाते, तो 8 महीने तो कोई टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो कर सके पाकिस्तान में, गुजर खान में बिजली दी, गैस दी कुछ इलाकों में, और वहाँ पासपोर्ट ऑफिस भी बनाया, और काफ़ी काम हुए। लेकिन देखें ना कि 8 महीने में बंदा कितने काम कर सकता है। जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ख़ासकर गुजर खान में, क्योंकि हमारा तल्लक गुजर खान से है, उनका भी तल्लक गुजर खान से है, मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को एक अच्छा मॉडल टाउन बनना चाहिए था, और बनना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वहाँ के देखें ना, ISI के चीफ अभी लगे हैं गुजर खान के, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के रहे हैं, शहीद पाकिस्तान गुजर खान के कितने लोग हुए हैं, सरवर शहीद वहाँ से जितने भी शुदा हैं गुजर खान के आप देखें। सो मैं समझता हूँ गुजर खान एक ऐसी तहसील है जिसमें बहुत लोग जो है ना उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। और मैं समझता हूँ कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी अपने जो उनकी बसात में था, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन मेरा कहना उनके पास टाइम नहीं था, 8 महीने में तो कुछ नहीं होता। हाँ, अगर उनके पास 5 साल होते, आज हम भी अगर ना वो करते तो हम कहते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सच्ची बात है, हमने तो अपनी सारी ज़िंदगी इसी में ख़त्म कर दी है। अभी हमारी ना जवानी है ना वो बात है, हम रिटायर्ड लोग हैं, लेकिन पार्टी के साथ हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक साथ रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, और ओपन माइंडेड जमात है। ऐसी जमात नहीं, इसमें हर फ़िक्र के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं। मैंने कल एक मीटिंग बुलाई थी उलमा और मशाइख की, और उनसे भी मैंने ये कहा कि आप बिलावल भुट्टो साहब को प्रोजेक्ट करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, और हम उनको वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। उनसे मैंने यही कहा है कि आप बराए मेहरबानी, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप पाकिस्तान आएँ, हम कैंपेन करेंगे। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आऊँगा कुछ अरसे के बाद, और इंशाल्लाह यहाँ कैंपेन शुरू करेंगे, हर यूनियन काउंसिल में जाएंगे, ख़ासकर तासीर तक हमारा इंटरेस्ट तासीर गुजर खान का है
तहसील गुजर खान के लोग खुश होंगे तो उनके लिए कुछ काम होंगे तो हम कहेंगे कि हमने कुछ किया है। उसकी वजह इतनी बेरोज़गारी है पाकिस्तान में। आप देखें गुजर खान में मैं कई लोगों से मिला हूँ, उनके बेटों के पास BA FA, एक बंदा मुझे मिला उसके पास MA तालीम थी, कहता मुझे रोज़गार नहीं मिलता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये कैसा निज़ाम है कि मतलब है पार्टी आए हो या ना हो, लेकिन बात यह है कि मेरिट्स पर जॉब तो मिलनी चाहिए ना। यहाँ पाकिस्तान में वो मिलती ही नहीं है। और बात करते हैं, कहते हैं जी यहाँ जॉब के लिए जाते हैं, हम CV भेजते हैं, अगर कोई बुलाते हैं तो उनका ये दिल करता है कि जी हमें कोई कुछ दिया जाए, कोई रिश्वत दी जाए। दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ ये जुल्म है पाकिस्तान के साथ। इस तरह पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा जब आप जॉब देने के लिए आप पैसे मांगेंगे, किसी की ट्रांसफ़र कराने में आप पैसे मांगेंगे, तो ये कैसा मुमकिन हो सकता है? ये तो नहीं मुमकिन हो सकता कि पढ़ा लिखा बंदा सारी ज़िंदगी पढ़े, जब उसके पास कोई मैट्रिक या FA या BA या MA की तालीम हो तो उसके बाद वो जो है उसको कहो कि जी मुझे पैसे दो और मैं तुमको नौकरी दूंगा। ये तो बहुत गलत बात है। तहसील गुजर खान में मैं समझता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे टैलेंट लोग हैं और वो काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन बात यह है कि यहाँ बेरोज़गारी इतनी है, यहाँ इंडस्ट्री कोई नहीं है। देखें ना तहसील गुजर खान में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई जिस तरह के लोगों की बात देखें ना, अगर 25-30 हज़ार बंदा किसी फैक्ट्री हो, वहाँ कोई बड़ी, हमारे पास ऐसी ऐसी ज़मीनें हैं जो देश शामलात में शामिल हैं, वहाँ में फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, वहाँ शुगर मिलें लग सकती हैं। ये दूर दूर लगा दिए इन्होंने मिलें और कोई उसका फ़ायदा नहीं है। गुजर खान को तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब रोज़गार नहीं लोगों को मिलेगा तो लोग अपना घर कैसे चलाएँगे? आप बताएं ना। देखें ना इंग्लैंड में मैंने उस दिन भी बात की है कि हमारे पास अगर खाने के लिए नहीं कुछ होता तो हम लेबर एक्सचेंज में जाते हैं, वहाँ अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं। अगर हम नाम नहीं रजिस्टर करवाते तो 2 महीने लेट जाएं, वो हमसे पूछते हैं तुमने खाया कहाँ से, क्या तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या था, किसने तुमको पैसे दिए, कैसे तुमने 2 महीने इंग्लैंड में गुजारे। तो इस वजह से यहाँ कोई सोशल सिस्टम होना चाहिए। सच्ची बात है। देखें ना इमरान खान साहब को ले लें। इमरान खान साहब मतलब पढ़े लिखे और वहाँ के एजुकेटेड हैं, इनको तो वहाँ का सारा सेटअप का पता है। ये आप ट्रैफिक का निज़ाम देख लें, यही अगर ये ठीक कर दें ट्रैफिक का निज़ाम, तो मैं समझता हूँ करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ कि मतलब कोई अच्छे काम होने चाहिए ना पाकिस्तान में। हमारी किसी से दुश्मनी तो है नहीं है, सारे पाकिस्तानी हैं, कोई गद्दार नहीं है। जब ये एक दूसरे को गद्दार कहते हैं तो हमें तो ओवरसीज़ में शर्म आती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो रोज़ जो पाकिस्तान में जुलूस निकलते हैं, रोज़ नाके लगते हैं, ये खंदकें खोदी जाती हैं, ये ट्रेले खड़े किए जाते हैं, कोई जमात भी हो, ये गलत है पाकिस्तान के लिए, ये अच्छा नहीं है। बस इतना अरबों रुपए का नुकसान करते हो, इतनी आमदन नहीं होती जितना आप नुकसान कर देते हैं पाकिस्तान का। मतलब है मुल्क की इकानमी जो है वो चलती है, कारोबार हो, लोग बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, मुल्क में कोई ज़र मुबादला बढ़े। लेकिन यहाँ जब भी कोई बात होती है तो उल्टी सीधी बातें ये करते हैं, तकरीरें सुनते हैं। ओवरसीज़ में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो हर बंदा ये कहता है कि पाकिस्तान में रिश्वत का दौर हो रहा है। कितनी हुकूमतें आई हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी कोई प्राइम मिनिस्टर तो किसी को नहीं कहेगा कि तुम रिश्वत लो, लेकिन सारा आवे का आवा ख़राब है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक ये ऐसे ही करते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये गलत है ना, इसको चेंज होना चाहिए। मतलब है किसी को सज़ा मिलनी चाहिए। मुझसे एक दफ़ा सवाल किया, मतलब एक मीटिंग में किसी ने, मैंने कहा जी पाकिस्तान की पुलिस और इंग्लैंड की पुलिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंग्लैंड की पुलिस को कम अज़ कम 3000 पाउंड महीने का मिलता है और यहाँ इनको 50,000 रुपया महीने का मिलता है। ये क्या करें? ये बच्चों को पालेंगे, ये खुद खर्च करेंगे, क्या करेंगे ये बड़ा मुश्किल है इनके लिए। और ये इनको चाहिए पुलिस फोर्स की तनख्वाहें बढ़ाएं और ये सर्कुलेट जारी करें और उसमें ये कहें कि कोई बंदा अगर रिश्वत देता हुआ पकड़ा जाए हम उसको फांसी देंगे। कभी भी कोई रिश्वत नहीं लेगा, लेकिन उनकी पहले तनख्वाहें ठीक करें, उनके बच्चों की तालीम मुफ्त करें, उनके रहने के लिए उनको मकान दें। अदरवाइज़ यहाँ जो है ना ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता।